विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति शाह, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम हमारे एग्जाम्पलर बुक के 3rd चैप्टर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो हमारा 3rd चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आइए क्वेश्चंस देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स। तो मेटल्स इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो मेटल हमारा इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो करता है, सोनरस होता है और डक्टाइल होता है। लेकिन ये जो डलनेस है, डलनेस की प्रॉपर्टी मेटल में नहीं होती है। मेटल जो है वो चमकदार होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डलनेस। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज नोन एज। तो थिन वायर में मेटल को कन्वर्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, डक्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तो एल्यूमिनियम को हम खाना बनाने के लिए, यूटेंसिल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। खाना बनाने का जो यूटेंसिल होता है उसके लिए एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम इसको यूटेंसिल के रूप में यूज़ करते हैं। तो आंसर क्या होगा कि ये मेटल जो है, इसका जो ये जो होता है ये गुड थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है, हीट का अच्छा कंडक्टर होता है। और साथ में क्या होता है, ये जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। इसी वजह से, इन दोनों प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको यूटेंसिल के रूप में यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये है ऑप्शन नंबर 1 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। तो इनमें से कौन सा मेटल कोल्ड या फिर हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। तो आंसर होगा आयरन। आयरन हमारा दोनों में से किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग oxides of iron would be obtained on the prolonged reaction of iron with steam। तो इनमें से कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, Fe3O4। ये हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन इसको लिखा हुआ है कि व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर आयरन फॉर अ लॉन्ग टाइम इट गिव्स आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो जब स्टीम को हम आयरन से पास करवाते हैं तो हमारे पास में क्या सब्सटेंस मिलता है, आयरन ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। ये इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है Fe+H2O। तो ये बना है आयरन का ऑक्साइड Fe3O4 और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, Fe3O4, जो हमने यहाँ पर आंसर करेक्ट किया है, ऑप्शन नंबर 3 Fe3O4। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, व्हाट हैपन्स व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विथ वाटर। तो कैल्शियम को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होता है। तो इस केस में क्या होता है, इट डज़ नॉट रिएक्ट विथ वाटर। कैल्शियम हमारा वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। और साथ में क्या होता है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में जो बबल्स बनते हैं हाइड्रोजन गैस के, वो आपका सरफेस में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर वही है, इसको इक्वेशन के फॉर्म में आपको दिखाया गया है। ये कैल्शियम और वाटर के साथ रिएक्ट किया है, तो ये हमारा बना है CaOH2 और साथ में हमारा हाइड्रोजन गैस बना है। तो ये जो सब्सटेंस बना है ये आपका है ये स्टिक कर जाएगा उसके सरफेस में, बॉटम में आपका स्टिक कर जाएगा। आगे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, जनरली मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स एक्सेप्ट मैग्नीज एंड एक्सेप्ट। तो हमारे पास में यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं। तो ये क्या करता है कि ये सब जो सब्सटेंसेस दिए हैं ये जनरली रिएक्ट करके एसिड्स के साथ में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो
इनके साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा। एक्सेप्शन में है ये दो सब्सटेंसेस हैं, मैग्नीज और मैग्नीशियम, इनके साथ में रिएक्ट करके ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना सकता है, लेकिन बाकी किसी के साथ में नहीं बनाएगा। तो ये सब्सटेंस कौन सा है? HNO3 नाइट्रिक एसिड। यही हमारा सब्सटेंस है जो कि सिर्फ दो सब्सटेंस इनके साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनाएगा, बाकी किसी के साथ में भी हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट ये नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द कंपोजिशन ऑफ एक्वारेजिया इज। तो एक्वारेजिया में क्या चीज़ें होती है हमारे पास में? तो कॉन्क HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर होता है, और ये 3:1 के प्रपोर्शन में अवेलेबल होता है। ये है एक्वारेजिया। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक कंपाउंड्स। तो इनमें से कौन से आयोनिक कंपाउंड्स नहीं होंगे? तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि HCl, और साथ में ऑप्शन नंबर 3 यानी कि CCl4। लिखता है नॉन आयोनिक कंपाउंड्स आर दोज दैट हैव कोवैलेंट बॉन्ड्स। नॉन आयोनिक कंपाउंड किसको कहते हैं? जिसमें कि जो कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। तो हमारे पास में HCl और ये CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ये कोवैलेंट फॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये लोग आपस में जो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है वो सब देखेंगे। वेयर एज सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स एंड दे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनाते हैं, और साथ में क्या आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयोनिक कंपाउंड्स। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी आयोनिक कंपाउंड्स नहीं शो करते हैं? तो आयोनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर। तो कौन सा आपका नेटिव स्टेट में पाया जाता है, नेचर में आपका पाया जाता है, कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि AU यानी कि गोल्ड, और साथ में हमारा सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर ये हमारा नेटिव स्टेट में पाया जाता है, और ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे लोवेस्ट स्टेट में होता है। तो ये सबसे हमारा जो सब्सटेंस लोवेस्ट स्टेज में है वो हमारा नेचर में पाया जाता है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। ये कहता है मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो मेटल्स डिफरेंट प्रोसेस से हम लोग उसको रिफाइन करते हैं। तो कौन सा ऐसा इस मेटल है जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से प्राप्त किया जाता है, गेन करते हैं? तो कौन सा होगा? AU, और साथ में हमारा है CU। तो ये हमारा दोनों सब्सटेंस है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से गेन करते हैं, AU यानी कि गोल्ड और CU यानी कि कॉपर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ टू एयर, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं उसको लंबे समय तक एयर के एक्सपोजर में आप छोड़ देंगे तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, ब्लैक कलर हो जाता है उसका। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसके ऊपर क्या होता है, AgS यानी कि हमारा सिल्वर सल्फाइड का उसके ऊपर कोटिंग आ जाती है, इसीलिए वो जो सब हमारा आर्टिकल है वो ब्लैक दिखने लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कहता है गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विथ अ थिन लेयर ऑफ। तो गैल्वेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, आयरन के सब्सटेंस को रस्ट होने से बचाते हैं। तो इस वजह गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि हम लोग किस चीज़ की कोटिंग करते हैं उसके ऊपर? तो हम लोग कोटिंग करते हैं जिंक की। यही हमारा गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, जिंक। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है स्टेनलेस स्टील इज़ वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर आर लाइफ इज इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज़ मिक्सड विथ। तो स्टेनलेस स्टील जब हम लोग बनाते हैं तो स्टेनलेस स्टील में आयरन के साथ और कौन से सब्सटेंसेस को हम लोग मिक्स करते हैं? तो आंसर होगा निकेल और क्रोमियम। निकेल और क्रोमियम को हम लोग
आयरन के साथ में मिक्स करके स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इफ़ कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर इट स्लोली लॉसेस its shining brown surface and gains a green coating. It is due to the formation of। तो कॉपर को आप ओपन एयर में कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए अगर आप छोड़ देते हो तो ये अपना शाइन खो देता है और साथ ही इसके ऊपर ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाता है। ये जो कोटिंग होती है ये किस चीज़ की होती है? तो ये जो हमारा ग्रीन कलर की कोटिंग होती है ये हमारा कॉपर कार्बोनेट की होती है, CuCO3। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है CuCO3 यानी कि कॉपर कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो मेटल सॉलिड होते हैं ये हम जानते हैं, तो कौन सा ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में पाया जाता है? तो हम पढ़ चुके हैं कि एक ही ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, वो है Hg यानी कि मरकरी। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स इन मोल्टन स्टेट। तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा सोडियम और दूसरा है कैल्शियम। ये दोनों जो है ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम फाइंड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 सोडियम और कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, लिखता है जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्टरस। तो नॉन मेटल में चमक नहीं होती है किसी तरह की, लेकिन एक ऐसे नॉन मेटल के बारे में हमने पढ़ा था जिसमें कि चमक होती है, वो कौन सा होता है? तो वो है आयोडीन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, आयोडीन। इसके अलावा और क्या होता था? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में भी चमक होती है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सोडियम ऑफ इट्स सॉल्ट्स बाय अदर 3 मेटल्स। तो बाकी के 3 मेटल्स में कौन सा हम लोग फाइंड करते हैं? तो आंसर है Ag यानी कि सिल्वर। लिखा है सिल्वर वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट्स बाय अदर 3 मेटल्स। तो सिल्वर को उसके सॉल्ट से हम लोग अलग कर लेते हैं, उनके एक्स्ट्रा जो हमारे पास में 3 मेटल्स हैं मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर। सिल्वर के बारे में लिखता है सिल्वर एक नोबल मेटल है और ये जो है लीस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है 2 मिलीलीटर ईच ऑफ concentrated HCl, HNO3 and a mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio of 3:1 were taken in the test tube labeled as A, B and C। तो हमारे पास में 2 ml का मिक्सचर इसको तैयार किया गया है और 3:1 के रेशियो में हमारे पास में HCl और HNO3 को लिया गया है और ये तीनों को हम लेबलिंग कर दिया गया है A, B और C हमारे पास में टेस्ट ट्यूब है। स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल वॉज पुट इन ईच टेस्ट ट्यूब। नो चेंज अकर्ड इन टेस्ट ट्यूब A and B, but the metal got dissolved in test tube C respectively. The metal could be। तो पहला टेस्ट ट्यूब था उसमें HCl था, दूसरा टेस्ट ट्यूब में HNO3 था और तीसरा में हमारे पास में HCl और HNO3 का मिक्सचर था जो 3:1 के रेशियो में प्रेजेंट था। तो क्या हुआ कि इसमें मेटल के पीसेस डाले गए तो पहला 2 में किसी में कोई रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन थर्ड टेस्ट ट्यूब में जब आपके पास में डाला गया तो इसमें एक सब्सटेंस डाला गया, वो सब्सटेंस था वो उसमें डिज़ोल्व हो गया। तो आप वो जो मेटल था जो उसमें डिज़ोल्व हो गया वो कौन सा मेटल हो सकता है ये बताना है। तो ये 3:1 के रेशियो में हमने जो बनाया था मिक्सचर HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का, तो ये क्या कहलाता है? ये एक्वारेजिया है। तो एक्वारेजिया क्या करता है? अब सब्सटेंसेस को अपने में डिज़ोल्व कर लेता है। तो कौन सा सब्सटेंस को डिज़ोल्व कर रहा था हम पढ़े हैं, तो वो कौन सा सब्सटेंस है? गोल्ड। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, AU। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं एन अलॉय अलॉय क्या होता है? तो अलॉय हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, लिखता है एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ।
तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड होता है और साथ में एक नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा एक सेल का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। थर्ड और फोर्थ इसमें लिखा है, थर्ड में लिखा है पॉजिटिवली चार्ज एनोड एंड फोर्थ में है नेगेटिवली चार्ज कैथोड। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स, क्या होता है इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जब हम जिंक का करते हैं तो क्या होता है, ये कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है। तो आंसर नंबर ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। यहाँ लिखा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, सिंस जिंक आयंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड इट गेट्स डिपॉजिटेड एट द नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड। तो जिंक आयन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए ये हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड पर जाकर के डिपॉजिट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ। तो हमारे पास एक एलिमेंट है जो कि काफ़ी सॉफ्ट है और उसको हम लोग नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट केप्ट ओपन इन एयर। तो ये एयर के साथ में बहुत रिएक्टिव है और उसको हम लोग एयर में ओपन नहीं छोड़ सकते हैं। इट रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर, ये वाटर के साथ में भी विगरसली रिएक्ट करता है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये कौन सा एलिमेंट है जिसमें कि ये सारी प्रॉपर्टी है, तो ये एलिमेंट हमारे पास में है सोडियम। ये सोडियम एयर के साथ में हमारे ये सोडियम जो है ये एयर के साथ में रिएक्ट कर जाता है, वाटर के साथ में भी विगरसली रिएक्ट करता है और इतना सॉफ्ट होता है कि हम इसे नाइफ से कट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, लिखता है alloys are homogeneous mixtures of metal with a metal or non-metal. Which among the following alloy contain non-metal as one of the constituents? तो इनमें से कौन सा है आंसर, कौन सा होगा, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्टील। लिखता है स्टील कंटेन्स नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो स्टील में एक हमारे पास में एक मेटल के साथ में एक नॉन मेटल भी प्रेजेंट होता है। स्टील इज़ एन अलॉय मेड बाय कंबाइनिंग आयरन एंड अदर एलिमेंट्स मेनली कार्बन। तो स्टील एक अलॉय है किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, आयरन और साथ में हमारा कार्बन के एलिमेंट से मिलकर बना होता है। कार्बन गिव्स स्ट्रेंथ टू आयरन, कार्बन का क्या काम करता है, उसमें आयरन को वो स्ट्रेंथ देता है। इट इज़ यूज्ड टू मेक बिल्डिंग्स, शिप्स, ऑटोमोबाइल्स, मशीन, अप्लायंसेस। तो ये हमारा इन सब चीज़ों के उनको बनने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल। तो मैग्नीशियम मेटल के बारे में इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो बताना है। तो हमारा मैग्नीशियम रिबन जो है इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विथ अ डैजलिंग वाइट फ्लेम। तो ये तो करेक्ट है, ये तो चैप्टर नंबर 1 में ही हमने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी कहता है इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो ये भी करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर डी हमारा है इट रिएक्ट्स विथ स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो ये भी करेक्ट है। लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये लिखता है इट रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा इनकरेक्ट है। और क्योंकि ये ऑप्शन नंबर बी हमारा इनकरेक्ट है तो यही हमारा करेक्ट है, क्योंकि पूछा ही था कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है विच अमंग द फॉलोइंग अलॉयज कंटेन मरकरी एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। तो किसमें कौन सा सब्सटेंस होगा ये हमारा, तो ये है ऑप्शन नंबर डी जिंक अमलगम। जिंक अमलगम क्या होता है, जिंक अमलगम कंटेन्स मरकरी एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। तो एक कंस्टिट्यूएंट जिंक अमलगम में हमारा मरकरी भी होता है। एन अलॉय ऑफ मरकरी विथ अनदर मेटल इज कॉल्ड अमलगम। तो मरकरी किस दूसरे मेटल के साथ जब कंबाइन करता है तो जो सब्सटेंस बनता है वो हमारा अमलगम कहलाता है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स एक्सेप्ट आयरन, प्लैटिनम, टंगस्टन एंड टेंटेलम कैन फॉर्म अमलगम्स विथ मरकरी। तो हमारा ऑलमोस्ट सभी मेटल्स हमारा अमलगम का फॉर्मेशन करते हैं मरकरी से कंबाइन करके। एक्सेप्शन में हमारे यहाँ दिया है आयरन, प्लैटिनम, टंगस्टन एंड टेंटेलम, इनको छोड़ करके। अमलगम ऑफ सिल्वर एंड मरकरी आर
इम्पॉर्टेंट इन डेंटिस्ट्री। तो हमारा जो मतलब दांतों में कभी मतलब होल वगैरह जहाँ हो जाता है तो इन अमलगम का हम लोग वहाँ पर डॉक्टर्स अमलगम का यूज़ करते हैं टीथ की फिलिंग के लिए। अमलगम ऑफ गोल्ड एंड मरकरी आर यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड फ्रॉम इट्स ओर। तो गोल्ड को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए गोल्ड और मरकरी के अमलगम का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर, और भी यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील के बारे में लिखा है कि स्टेनलेस स्टील किस चीज़ का अलॉय होता है, किस किस चीज़ से मिलने से बनता है। ये अलॉय है आयरन और कार्बन का। अल्निको की बात करें तो ये अलॉय है एल्युमिनियम, निकल और CO का। और साथ में सोल्डर की बात करें तो ये एक अलॉय है PB यानी लेड और एसेंट का यानी कि टिन का। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। ये लिखता है रिएक्शन बिटवीन X एंड Y फॉर्म्स कंपाउंड्स Z। तो हमारे पास में दो हमारे पास में एलिमेंट है X और Y। जब ये कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो है Z। X लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड Y गेन्स इलेक्ट्रॉन। X हमारा इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास में मेटल की टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, और Y जो है वो गेन करता है, इसका मतलब ये नॉन मेटल होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ इज़ नॉट शोन बाय Z। तो Z के थ्रू कौन सा प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर होगा, हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, ये हमारा प्रॉपर्टी ये शो नहीं करेगा। लिखता है आंसर में कंपाउंड Z डज नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। तो कंपाउंड Z हमारा लो मेल्टिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? एज कंपाउंड Z इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन X एंड Y एंड हैज़ Z इज़ एन आयोनिक कंपाउंड। क्योंकि Z जो हमारा है वो एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड क्यों है? क्योंकि हमारा ये जो है कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के X और Y के बीच इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से ये बनता है, इसीलिए हमारा जो Z है ये एक आयोनिक कंपाउंड है। सच कंपाउंड्स डो नॉट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ऐसे कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होती है। बॉन्ड्स इन आयोनिक कंपाउंड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आयोनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड बनता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। देयर फॉर अ लॉट ऑफ एनर्जी इज़ नीडेड टू ब्रेक देम। इसलिए जो आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। दिस इज़ द रीज़न वाई आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और इसी वजह से जो हमारे आयोनिक कंपाउंड्स हैं, आयोनिक कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही हाई होती है, और साथ में उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ही हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स X, Y एंड Z आर। X का हमारे पास में 3 एलिमेंट है X, Y और Z। तो X का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है 28, Y का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287 और Z का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 दिया है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, Y इज़ ए नॉन मेटल एंड Z इज़ मेटल। Y एक नॉन मेटल है और जहाँ Z एक मेटल है। तो देख लेते हैं क्या इसको डिस्क्राइब कैसे किया गया है। लिखा है एटॉमिक नंबर X इज़ 10। तो X का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 दिया था, 2 और 8 था, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है, वही लिखा हुआ है। एटॉमिक नंबर ऑफ X इज़ 10, सो दिस मस्ट बी नियॉन। इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 10 किसका होता है, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। नियॉन एक नोबल इनर्ट गैस है। दिस गैस हैज़ ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारा ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, दैट मीन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्वेश्चन और उसके बाद में Y के बारे में लिखता है एटॉमिक नंबर ऑफ Y इज़ 2 + 2 + 2 + 8 + 7। Y है 2 + 8 + 7 है, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 17। तो 17 किसका एटॉमिक नंबर है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारा 17 है। तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया हमारे पास में, क्लोरीन हो गया। तो क्लोरीन क्या है हमारे पास में, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल में हमारा जो है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो क्लोरीन हमारा क्या हो गया यहाँ पर, एक नॉन मेटल। तो Y के बारे में यही लिखा था कि Y एक नॉन मेटल है। तीसरे में आते हैं Z के बारे में। तो Z का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 282। तो इसका एटॉमिक नंबर फाइंड करेंगे तो कितना होगा, 8 + 2 + 2 करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो 12 किसका एटॉमिक नंबर होता है, 12 मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है, और मैग्नीशियम हमारा एक मेटल होता है।
जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपने देख ही लिया है। मेटल हैव 1 and 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, तो मेटल के वैलेंस शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से यही हम पता चला कि ये जो हमारा वाइट सब्सटेंस था ये एक नॉन मेटल था, वही नॉन मेटल लिखा हुआ है। और ये हमारा इसका एटॉमिक नंबर से हमें पता चला कि ये मैग्नीशियम जो है वो एक मेटल है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, वाई इज़ ए नॉन मेटल एंड जेड इज़ ए मेटल। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, ऑल द मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो इनमें से कौन सा है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड शो करेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। लिखा है एल्यूमिनियम फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक्ट्स बोथ एज एन एसिड एंड एज अ बेस। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या कौन सा होता है कि जो कि एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, उसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं, कहता है जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं, लेकिन हमने ऐसा भी एक नॉन मेटल के बारे में पढ़ा था जो कि इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। तो इनमें से कौन सा होगा, तो हमारा ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ग्रेफाइट। लिखता है ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, तो ग्रेफाइट हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट हैज़ अ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन इट्स लेयर्स, तो ग्रेफाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत कम होता है, उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो वीक होता है। हैंस इट हैज़ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, एज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव थ्रू इट्स स्ट्रक्चर इट कंक्लूड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होने की वजह से हमारा जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो फ्रीली मूव कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू फ्लो कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी का ये कंडक्टर है, हीट इससे पास हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव अ कोटिंग ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल, द मटेरियल जनरली यूज्ड इन इस, तो हमारे पास में इलेक्ट्रिकल वायर है जिस पर कि एक इंसुलेटिंग की जाती है, एक मटेरियल की कोटिंग की जाती है, तो वो कौन सा मटेरियल है आपको ये बताना है। तो हमने पढ़ा था ये मटेरियल किसकी है, पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड मटेरियल होता है जिसकी इंसुलेटिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज ए लिक्विड, तो इनमें से कौन सा लिक्विड फॉर्म में, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है। तो हमारा जो ब्रोमीन है ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं, लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो केमिकल रिएक्शन, तो इनमें से कौन सा है जो आपका केमिकल रिएक्शन शो करेगा। तो यहाँ देखिए जब MgSO4 और Fe को रिएक्ट करेंगे तो क्या कोई सब्सटेंस बनेगा, यहाँ क्या इसको रिप्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। वैसे ही आप ZnSO4 और Fe को रिएक्ट कराओगे तो ये भी इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। MgSO4 और Pb को भी कराओगे तो यहाँ पे भी इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो केस है CuSO4 और Fe को जब आप रिएक्ट कराओगे तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसकी जगह पर आ जाएगा और FeSO4 और साथ में Cu का फॉर्मेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, CuSO4 प्लस Fe। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को कौन सा डायग्राम आपको करेक्ट शो कर रहा है। यहाँ पर 4 डायग्राम्स दिए हैं, तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर एक कैथोड का प्लेट है और दूसरा एनोड का प्लेट है, और इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। फिगर सी करेक्टली डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। In the process of electrolytic refining, impure metal calcium forms the positively charged anode, whereas pure metal forms negatively charged cathode। तो हमारा pure metal में negatively charged cathode उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, जबकि दूसरे की तरफ impure metal आता है। कॉपर सल्फेट इज़ टेकन एज एन इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में कॉपर सल्फेट का यूज़ किया जा रहा है। यहाँ CuSO4 हमारे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज़ किया जा रहा है, और ये हमारा कैथोड है और ये हमारा एनोड है। आगे लिखता है फिगर सी शोज द
process of electrolytic refining of copper metal. Copper forms impure anode dissolve into the solution. तो यहाँ पर जो impure substance होगा वो solution में dissolve हो जाएगा। और साथ में लिखा है copper ions from the solution are deposited on the cathode। तो ये हमारा जो कैथोड में हमारा डिपॉजिट क्या होगा, कॉपर आयन डिसॉल्व होगा, डिपॉजिट होगा। तो यही हमारे यहाँ पे देखिए Cu2+ यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, बाकी इम्प्योरिटी हमारा जो था यहाँ पे आ गया। तो हमारे प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।